Good morning to all, and we will start the new chapter, the argumentative Indian. Non-fiction portion में से जो है chapter है, it is given on page number 96 and it is of non-fiction portion है ना. The argumentative Indian by अमर्त्य सेन. अमर्त्य सेन ने इसको लिखा था argumentative Indian. इसमें देखिए first we will introduce the अमर्त्य सेन. Amartya Sen was awarded in the Nobel Prize in Economics in 1998 for his contribution in the field of welfare economics. He is Lamnout Professor at Harvard. This text forms the opening sections of the first essay in Sen's book of the same title published in 2005. The subtitle of the book is Writings on Indian Culture, History and Identity. Sen argues in this essay that in India there has been a long tradition of questioning the truth ऑफ आइडियाज़ थ्रू डिस्कशन एंड डायलॉग. देखिए इसमें द नेम सजेस्ट जैसे कि आर्ग्यूमेंटेटिव है इसका नाम. तो देखिए ये अमर्त्य सेन ने इस ऐसे में, ऐसे तो इनका खूब लंबा होगा पर आपको यहाँ पे कुछ कुछ पोर्शन यहाँ पे दे रखे हैं एडिट करके, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं. कहीं कहीं जगह आपको लिंक बैठता हुआ नहीं दिखेगा, बट चैप्टर तो पढ़ना ही है हमको. तो इसमें जो है इन चैप्टर में इन्होंने ये बताया है कि हम जो भारतीय हैं, हमारी जो है परंपरा, ऐतिहासिक परंपरा ये रही है कि हमें क्वेश्चन आंसर करने की बहुत आदत है. शुरू से हम तर्क वितर्क करने में माहिर हैं, और इसी को लेकर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए कि किस तरह से इतिहास से लेकर आज तक कौन कौन से एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की जिसके लिए कह सकते हैं कि ये जो है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस हैं. तो इसमें देखो वी विल स्टार्ट द चैप्टर. आई विल ट्रांसलेट द चैप्टर. यू मे ओपन द बुक एंड कंसल्ट इट. ओके, आई एम स्टार्टिंग. द वेरी फर्स्ट वर्ड इज प्रोक्सिलिटी. प्रोलिक्सिटी मीन्स लंबे और भाव भाषण. भारत में हमारे लिए नए नहीं है, हम बात को लंबा खींचने में समर्थ हैं. आधी शताब्दी पहले संयुक्त राष्ट्र में कृष्णा मेनन द्वारा स्थापित किए गए सबसे लंबा भाषण देने की रिकॉर्ड की कृष्णा मेनन 1957 से 1962 तक भारत के रक्षा मंत्री थे. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र गए भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था और 23 जनवरी 1957 को कश्मीर पर भारत के पक्ष के समर्थन में एक अभूतपूर्व 9 घंटे का भाषण दिया था. बराबरी, समानता, कोई भी कम नहीं कर पाया. अन्य भारतीयों द्वारा बातूनीपन की अन्य ऊंचाई मापी गई. हमें बोलना तो पसंद है ही नहीं. तो कुल मिला के एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करें इस चैप्टर को. कृष्णा मेनन का, जिनका पहला भाषण जो इन्होंने भाषण दिया था जब रक्षा मंत्री थे, 9 घंटे का भाषण था. तो उसमें जो है अब उससे ज़्यादा तुलना अगर किसी और की भी करें तो कई लोगों ने भी और भी ऐसे करे हैं. तो इनका कहने का मतलब है कि लंबे लंबे तर्क वितर्क देने में हम पीछे नहीं रहते हैं. यह कोई नई आदत नहीं है. प्राचीन संस्कृत, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, जिनकी इलियड व ओडिसी से तुलना की जाती है, विनम्र होमर इलियड व ओडिसी का लेखक. देखिए आप लिटरेचर स्टूडेंट है, यू शुड नो, है ना. जिस तरह से महाभारत और रामायण जो है बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य हैं इंडिया के, इसी तरह से इलियड और ओडिसी होमर ने लिखे थे, ये वर्ल्ड के फेमस हैं. तो इसको भी आप ध्यान में रखें. वास्तव में अकेला महाभारत ही इलियड और ओडिसी को कुल मिलाकर उनका लगभग किस गुना बड़ा है. देखिए इतना बड़ा है, 7 गुना बड़ा है. महाभारत यानी सबसे लंबा है, हो गया. रामायण और महाभारत निश्चित रूप से महान महाकाव्य. मैं अत्यधिक प्रसन्नता के साथ याद करता हूँ कि जब एक अशांत नवयुवक के रूप में मैंने बौद्धिक प्रेरणा और साथ ही शुद्ध मनोरंजन के लिए पहली बार उन्हें पढ़ा था, तो किस प्रकार मेरा स्वयं का जीवन अत्यधिक श्रेष्ठ हो गया था. यानी कुल मिला के वो ये नहीं कर रहे, उसको अपोज नहीं कर रहे हैं वो इन महाकाव्यों को, क्योंकि उन्होंने खुद ने पढ़े हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि जो है वो कुछ तर्क वितर्क उसमें से निकालना मांग रहे हैं, इन्होंने जो पढ़ा अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग. लेकिन वे अपनी प्रधान कथाओं के इर्द गिर्द गुथी हुई कथाओं और उपकथाओं के माध्यम से आगे बढ़ते चले जाते हैं और संवादों, दुविधाओं, वैकल्पिक दृष्टिकोणों से भरे हुए हैं. यदि महाभारत रामायण आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ कुछ, तो उसमें संवाद डायलॉग्स भी हैं, ठीक है ना. कई जगह कन्फ्यूजन्स भी हैं और कई जगह जो है तर्क वितर्क भी हैं. तो वो सब का वो ये जो लेखक हैं वो इस बात को बताना मांग रहे हैं कि हाँ हमारे क्या डिटेल चीज़ हमारे बहुत होती है और हमें अंतहीन वाद विवादों झगड़ों के बीच फैले ढेरों तर्क वितर्क भी इनमें मिलते हैं. तो इसमें देखिए ये जो कह रहे हैं इन्होंने, जो ये यहाँ पे तुलना करी है कि जो है यहाँ पे
महाभारत और रामायण, इलियड और ओडिसी से उन्होंने तुलना करी है, वो भी इतने छोटे पड़ जाते हैं। तो हमारे इतना वास्ट जो है हमारे पास इतना संकलन है। नेक्स्ट देखें आगे। तर्क भी अधिकांश पर्याय रूप में बिल्कुल ठोस है। अगर हम तर्क की ही बात करें, ठीक है ना, तो उसको अच्छे मानते हैं ना। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध भगवद गीता, जो कि महाभारत का एक छोटा सा अंश है, दो परस्पर विरोधी नैतिक दृष्टिकोणों के बीच एक छोटे से संघर्ष को प्रस्तुत करती है। एक और कृष्ण का अपने कर्तव्य को करने पर जोर तथा दूसरी ओर अर्जुन का बुरे परिणाम से बचने और अच्छे परिणाम उत्पन्न करने पर जोर। ये आपने अर्जुन और कृष्ण के जो दुविधा को पढ़ा ही होगा महाभारत में, तो बस वही इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। यह वाद विवाद उस महान युद्ध के अवसर पर होता है जो महाभारत की एक केंद्रीय घटना है। और ये जो है ये विवाद जो है बहुत माना भी जाता है, महाभारत में जाना भी जाता है, आप लोग इससे परिचित भी होंगे। दोनों सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार करता हुआ देखकर सेना में अद्वितीय और अजय योद्धा अर्जुन, जो कि सही व सम्मानित राजसी परिवार का है और जो कि अन्यायी व अवैध कब्जा करने वाले कौरवों से युद्ध को तत्पर है। एक और तो जो है कौन है, एक जना तो तत्पर है, युद्ध करना है करना है करना है। इस विषय में गहरे संदेह उठाता है कि वे जो कर रहे हैं क्या वे सही है। अर्जुन प्रश्न उठाता है कि क्या यह सही है कि व्यक्ति मात्र धर्म को बढ़ावा देने के लिए अपने कर्तव्य से संबंध रखे हैं और अपने संबंधियों तक के दुख व वध के प्रति उदासीन हो जाए, जो युद्ध में निसंदेह होगा। यानी उसका मन विचलित है कि भाई हमें ये करना है, युद्ध ये नहीं करना है, कि एक और तो हमारे सम्मान की बात है और एक और हमारे जो है कई लोग जो है नरसंहार हो जाएगा, कई लोग जो है दुखी हो जाएंगे। तो ये इसके दुविधा मन में चल रही है। कृष्ण जो कि मनुष्य के रूप में ईश्वर के अवतार है, वास्तव में वह अर्जुन के सारथी भी हैं। अर्जुन से तर्क करते हैं, उसकी बात का विरोध करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया कर्म के सिद्धांतों पर भाषण का रूप ले लेती है। और यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं, वो उसको एक ही चीज़ सिखाते हैं कि अपने कर्म करते रहो, जो कि व्यक्ति की, क्योंकि उनका वह कर्तव्य है कि उनको वो युद्ध लड़ना है, जो कि व्यक्ति के अपने कर्तव्य करने की प्राथमिकता पर आधारित है, जिसका भारतीय दर्शन में बार बार उल्लेख है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि अर्जुन को परिणाम या फल को अपने मूल्यांकन की परवाह किए बिना अपने युद्ध करने के कर्तव्य को निभाना चाहिए। यह धर्म के अनुरूप है और एक योद्धा व सेनापति जिस पर उसका पक्ष निर्भर है के रूप में अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता, भले ही परिणाम कुछ भी हो। और यहाँ पे कृष्ण उसको बराबर से तर्क वितर्क कर रहे हैं कि जो है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो डटे रहना है, तुम्हें अपने कर्म पे ध्यान देना है, ना कि जो है ये सब चीज़ें तुम्हें सोचनी है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो एपिसोड है वो बहुत लंबा भी चला था, आप लोगों ने पढ़ी होगी महाभारत, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो है ये काफ़ी लंबी भी चली थी। आगे देखें, कृष्ण का कर्तव्य की मांग को सम्मान और महत्व देना तर्क में जीत जाता है। तो बस वही है कि भाई उसने उसको कर्तव्य का बोध करा दिया, बहस उसने जीत ली, है ना, क्यों राजी हो गए युद्ध के लिए। कम से कम धार्मिक दृष्टिकोण से तो ऐसा ही दिखाई देता है। वास्तव में भगवत गीता, जिसमें कृष्ण का अर्जुन से संवाद है और जिसका मुख्य ध्यान विशेष रूप से अर्जुन के संशयों का निवारण करना था, हिंदू दर्शन में महान धार्मिक महत्व का प्रबंध ग्रंथ बन गई। और इस कंट्रोवर्सी को लेके कि कर्म ही करना है, ठीक है ना, उद्देश्य यही था ना, गीता का जो है मेन उद्देश्य यही था कि कर्म करना है। पूरे विश्व के बहुत से दार्शनिक व साहित्यिक विवरणकारों जैसे कि क्रिस्टोफर आइशरवुड और टी.एस. इलियट के द्वारा कृष्ण के नैतिक दृष्टिकोण का भी वाक्कुशलता के साथ समर्थन किया गया। और इस चीज़ का जो है जो फॉरेन ये जो है राइटर, इन्होंने भी बहुत इसको सपोर्ट किया है, इस तर्क वितर्क को, जैसे कि क्रिस्टोफर इशरवुड है और टी.एस. इलियट है। इशरवुड ने तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। किसने किया था? भगवत गीता का देखो बहुत अच्छा जी के क्वेश्चन है, किसने किया है? इशरवुड ने किया है। गीता की और विशेष रूप से कृष्ण के तर्कों की यह प्रशंसा यूरोपीय संस्कृति के कुछ अंशों में एक स्थायी परिघटना है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में विल्हेल्म वॉन हम्बल्डट ने
सर्वाधिक सुंदर शायद किसी भी ज्ञात भाषा में विद्यमान एकमात्र वास्तविक रूप से दार्शनिक गीत कहकर इसकी बहुत प्रभावशाली तरीके से प्रशंसा की थी। और गीता में जो दे रखा है तो उसकी तारीफ किसने की? विल्हेम वॉन हम्बलडर्ट ने, और अपने इससे बहुत अच्छी प्रशंसा की। 4 क्वार्टर्स में उसने एक पुस्तक का नाम है। मैं एक कविता में इलियट कृष्णा के विचारों को समझाने के रूप में सार रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो देखो उनको वो इतनी चीज़ प्रभावित करी, इनका ये तर्क इतना प्रभावित हुआ, उनसे वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जो है 4 क्वार्टर्स नाम की एक बुक लिखी थी, उसमें इसका जो है जिक्र भी किया है। और कर्म के फल की चिंता मत करो, आगे बढ़ो, कर्म करो। इलियट व्याख्या करते, यात्रियों शुभ विदा नहीं बल्कि शुभ आगे बढ़ो। और ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगी, फैसिनेटिंग लगी, इसलिए इलियट ने इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन करके बोला कि आगे बढ़ो, कर्म करते रहो, अपने काम करते रहो, फल की इच्छा मत करो। और यही चीज़ हमारे जीवन में भी आज रहती है कि जो है हम आज भी यही सीख लेके चलते हैं आगे कि हमें जो क्या करना है, हमें अपने कर्म करते रहने हैं, फल की इच्छा किए बिना, और जो है इसी में जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा एक मोटिवेशन होता है। आगे देखते हैं इसमें। और फिर भी वाद विवाद के रूप में जिसमें दो तर्क संगत पक्ष है, महाभारत महाकाव्य स्वयं ही दोनों परस्पर विरोधी तर्कों को अत्यधिक सावधानी व सहानुभूति से देश काल के अनुसार प्रस्तुत करता है। देखिए इसमें जितने तर्क वितर्क महाभारत में दे गए हैं अपने शायद किसी में भी नहीं दिए गए होंगे, आपस में जो चली बहस चली, ठीक है ना, तो उसी को जो है उन्होंने कुछ उदाहरण आपके सामने पेश भी किए हैं। वास्तव में ये दुखपूर्ण उलझन है जो कि महाभारत का अंत होते होते युद्ध के बाद व महानरसंहार के बाद धरती अधिकांशतः इंडो गैंगनीड मैदानी भाग पर प्रतीत होता है। वह अर्जुन के गहरे संशयों के कुछ औचित्य के रूप में भी देखा जा सकता है। अर्जुन के वितर्क वास्तव में पराजित नहीं हुए हैं, भले ही भगवद गीता के संदेश का उद्देश्य कुछ भी हो, मात्र आगे बढ़ने की ही नहीं बल्कि शुभ विदा की स्थिति शक्तिशाली रहती है। यानी करो, आगे भी बढ़ो और अच्छा भी करो, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या होती है? अच्छा भी करो, यानी गुड फेयरवेल, इट इज़ बहुत ज़रूरी है, ये नेसेसरी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नरसंहार के सबसे बुरे अस्त्र का विकास करने वाले अमेरिकी दल के नेता रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जब 16 जुलाई 1945 को मनुष्य द्वारा आविष्कृत प्रथम नाभिकीय विस्फोट की विभीषिका को देखा था तो कृष्ण के शब्दों को उद्धृत करते हुए विह्वल उठे थे, मैं मृत्यु संसारों का विनाशक हो गया हूँ। आपने देखा होगा महाभारत में भी ऐसे हुआ था कि जब इतना नरसंहार देखा था तो इनका मन विचलित बहुत हुआ था कि हमने तो सिर्फ एक सिद्धांत की बात करी और यहाँ पे कितने लोग जो है नष्ट हो गए। ऐसे ही जो है रॉबर्ट ओपेनहाइमर हैं, उन्होंने जो है इस चीज़ को महसूस किया। धर्म के पक्ष में एक योद्धा के रूप में लड़ते हुए अर्जुन ने जिस प्रकार अपने कर्तव्य के विषय में परामर्श लिया, उसी प्रकार भौतिक विज्ञानी ओपेनहाइमर स्पष्ट रूप से उचित के पक्ष में एक बम का विकास करने के अपने तकनीकी वादे में ठीक है औचित्य ढूंढ पाए थे। वही जो है ओपेनहाइमर ने जब इस टाइम जो है 16 जुलाई 1945 को जो है आविष्कार हुआ था, नाभिकीय विस्फोट का हुआ था, तो उस समय उसको ये लगा था कि इसका आविष्कार किया किसने, तो उसका मन बहुत वो हुआ था, जो बाहर के थे ओपेनहाइमर, उनका मन बहुत विचलित हुआ था। बाद में अपने स्वयं के कार्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण वास्तव में आलोचना करने पर ओपेनहाइमर ने कहा था, जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो तकनीकी रूप से अच्छा होता है तो आप आगे बढ़कर उसे करते हैं, और जब आपको अपनी तकनीकी सफलता प्राप्त हो जाती है उसके बाद आप इसके बारे में तर्क करते हैं कि इस विषय में और क्या करना चाहिए। आगे बढ़ने की उस बाध्यता के बावजूद अर्जुन की चिंताओं पर विचार करने का भी कारण था। इतने सारे लोगों को मारने से क्या अच्छा परिणाम मिल सकता है, और मैं अपने स्वयं के पक्ष के लिए विजय, राज्य या प्रसन्नता क्यों चाहूँ। ये दिमाग में क्वेश्चन किसके आया होगा? अर्जुन के आया होगा। तो इन्होंने जो है उसकी कल्पना करी इस चीज़ को कि उन्होंने क्या सोचा होगा। ये तर्क समकालीन संसार में पूर्णतः प्रासंगिक बने हुए हैं। व्यक्ति जिसे अपना कर्तव्य समझता है उसे करने का पक्ष भले ही मजबूत हो, परंतु हम उस कार्य के आगामी संभावित परिणाम के प्रति उदासीन किस प्रकार ऐसे हैं कि जिसमें हम अपना धर्म समझते हैं। यानी कुल मिला के जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें इसके परिणाम की भी, आगे इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है ना, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए।
जब हम अपने वैश्विक संसार की स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली समस्याओं, आतंकवाद जैसे है, युद्ध है, हिंसा से लेकर महामारी या सुरक्षा, अत्यधिक परेशानी, गरीबी पर भारत की विशेष चिंताओं जैसे कि आर्थिक विकास से नाभिकीय युद्ध है पर विचार करते तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपना कर्म करने के पक्ष में कृष्ण के तर्कों पर विचार करने के साथ ही अर्जुन के परिणाम के विश्लेषण पर भी ध्यान दें। गीता के सार्वभौमिक संदेश में महाभारत का अधिक विशाल तार्किक बुद्धिमत्ता के जोड़ने की आवश्यकता है, जिसका कि गीता एक छोटा सा अंश मात्र है। यानी ये जो छोटा सा ये जो टुकड़ा है हमको गीता का, वो बहुत बड़ी सीख दे के भी जा रहा है। हालांकि इस विषय में गंभीर प्रश्न है कि क्या तर्क वितर्क व वाद विवाद की परंपरा भारतीय जनसंख्या के एक विशिष्ट वर्ग, संभवतः प्रभावशाली पुरुष वर्ग तक ही सीमित है। भाई अगर अपन तर्क वितर्क की बात करें तो क्या केवल पुरुष वर्ग ही है क्या इसके लिए जिम्मेदार? वास्तव में ये आशा करना कठिन होगा कि तर्क वितर्क में भाग लेना जनसंख्या के सभी भागों में समान रूप से विभाजित होगा। तो अपने को ये जो है, अपने को ये भी अपने को लेनी चाहिए जिम्मेदारी कि हाँ इसमें सभी का समान रूप से जो है भागीदारी है तर्क वितर्क करने की। आप केवल और केवल एक पुरुषों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन भारत में लिंग, वर्ग, जाति, संप्रदाय आदि भी हैं आधारित गहरी असमानताएं भी रही हैं। यदि समाज के वंचित भाग लेने से प्रभावकता के साथ रोक दिया जाता है तो तर्क की परंपरा की सामाजिक प्रासंगिकता कठोरता से सीमित हो जाती है। हालांकि कहानी उससे भी कहीं अधिक जटिल है, जैसे कि एक साधारण सामान्यीकरण प्रस्तुत करते हैं। मैं लिंग से प्रारंभ करता हूँ। यानी ये अब कहता है कि जो लेखक है वो कहता है जेंडर, कास्ट एंड वॉइस है, इसमें जो है वो लिंग से शुरू कर रहे हैं। मैं लिंग से प्रारंभ करता हूँ। इस विषय में कोई संदेह नहीं हो सकता कि भारत में कहीं न कहीं पुरुषों की तर्क वितर्क में सबसे शक्तिशाली होने की प्रवृत्ति रही है, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक नेतृत्व व बौद्धिक दौड़ में महिलाओं के भाग लेने की जरा भी उपेक्षा नहीं हुई है। ये आज काफ़ी स्पष्ट है, विशेष रूप से राजनीति में। वास्तव में भारत में अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों की नेता वर्तमान में महिलाएं हैं और अतीत में भी रही हैं। लेकिन कांग्रेस दल के नेतृत्व में चले भारत की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के में रूस और चीन में क्रांतिकारी आंदोलनों की कुल मिलाकर जितनी महिलाएं थीं उससे बहुत अधिक महिलाएं महत्वपूर्ण पदों पर थीं। शायद ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दल की प्रथम महिला नेता मार्गरेट थैचर 1975 में के चुनाव से 50 वर्ष पहले सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1925 में चुनी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय महिला अध्यक्ष नीली सेन गुप्ता 1933 में चुनी गई। कुल मिलाकर उन्होंने ये जो उदाहरण दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि पुरुषों को ही आप तर्क वितर्क के लिए जो है वो नहीं कर सकते कि भाई उन्हीं का वर्चस्व है, महिलाएं भी इसमें जो है काफ़ी उन्होंने अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम पार्ट 2 में इसको आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।